हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न आरपीएससी पर देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड का जो पेपर सेकंड हुआ था उसकी आंसर की के बारे में हम यानी कि इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर था अपने फिजिकल एजुकेशन वाला और पेपर नंबर सेकंड। आइए हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इसके सही आंसर क्या है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने क्वेश्चन सारे आंसर अपने मिलान कर लें। देखिए, रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहते हैं। देखिए, ऑप्शन 1 है काइफोसिस, सेकेंड है स्कोलियोफोसिस एस प्रकार, फिर लार्डोसिस, या ऑप्शन 4 है स्कीलियोफोसिस सी प्रकार। जो रीढ़ की हड्डी के नीचे ले में बढ़ी हुई अवतलता को हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है अपने लार्डोसिस। क्या कहलाती है दोस्तों? लार्डोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए, सेकंड नंबर क्या, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है सूची 1 में लार्डोसिस, बोलेक्स और फिर काइफोसिस, और डी दे रखा है, क्या दे रखा है, नोक्नी। तो देखिए, लार्डोसिस लार्डोसिस किससे मिलान होगा? लार्डोसिस का होगा इससे श्रोणि के, ये होगा इससे, ये होगा 2 से श्रोणि के आगे की ओर झुकना। और बी लेग्स क्या होगा? जेनुवरम, ये जेनुवरम। और काइफोसिस क्या हो जाएगा? काइफोसिस हो जाएगा दोस्तों थोरेक्स बा का आगे की ओर झुकना। ठीक है, ये 3 का ये हो जाएगा। और 4 यानी नोकनी नोकनी हो जाएगा जेनुवल्गम। ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि फर्स्ट का 2 और सेकंड का 4, ये 1 3, यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एर्गोजेनिक एंड के तौर पर मदिरा डॉट डॉट करता है। यानी कि एर्गोजेनिक एंड के तौर पर मदिरा क्या करता है? देखिए, ऑप्शन 1 है उत्तेजित करने का कार्य, भूख कम करने का कार्य, उदासीन करने का कार्य, या फिर बलवर्धक का कार्य। तो ये क्या करेगा? ये एंडोजेनिक एंड तौर पर मदिरा क्या करता है आपके? ये करता है उदासीन करने का कार्य। ऑप्शन 3 का आंसर हो जाएगा, ये करता है अपने उदासीन करने का कार्य करता है ये मदिरा। इज 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि सही कथन का आपको चुनाव करना है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है एनाबोलिक स्टेरॉयड मांसपेशी द्रव्यमान के विकास को बढ़ाता है। एनाबोलिक स्टेरॉयड महिला सेक्स हार्मोन के लगभग समान है। एनाबोलिक स्टेरॉयड हाथ पांव में परिसंचरण को बाधित करता है। और एनाबोलिक स्टेरॉयड आमतौर पर वजन नियंत्रण के लिए एर्गोजेनिक सहायक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है एनाबोलिक स्टेरॉयड हाथ पांव में परिसंचरण को बाधित करता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही इसका कथन सही है। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पे, किस चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल है? तो ऑप्शन 1 है आपके कॉन्ट्रास्ट थेरेपी, और सेकंड ऑप्शन है व्हर्लपूल बाथ, और क्रायोथेरेपी, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी। तो चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल ये होते हैं। ये किस में होता है? कॉन्ट्रास्ट थेरेपी के अंदर ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी व्यक्ति के एथलीट को ताज़ा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? देखिए, ऑप्शन 1 है ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग, या फिर होमोलॉग्स ब्लड डोपिंग, या फिर है हेट्रोलॉग्स ब्लड डोपिंग, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो वो होता है दोस्तों होमोलॉग्स ब्लड डोपिंग। यानी कि जो एथलीट को ताज़ा ताज़ा रक्त चढ़ाया जाता है ना,
उस रक्त डोपिंग को हम कहते हैं होमोलॉग्स रक्त डोपिंग। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए सूची 1 को देखिए, एक तरफ दे रखा है रक्त, यह देख रखा है अव्यवस्था, मोच और खिंचाव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए चोट क्या होता है। चोट होता है, देखिए दोस्तों, इसमें होगा चोट होती है एक हड्डी में विस्थापन, ठीक है दोस्तों। और अव्यवस्था होती है आपके, सॉरी चोट गलत हो गया है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। इसका चोट क्या होती है, देखिए दोस्तों, चोट होती है एक खरोच होती है चोट, और अव्यवस्था होती है ना दोस्तों, वो होती है एक हड्डी में विस्थापन। और मोच क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी कि मोच हो जाएगी जोड़ को आघात। और खिंचाव होती है पेशी में चोट। देखिए फर्स्ट में 2, ये रहा 2, फिर सेकंड में 4, फिर 1 और 3। ये ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 4 1 3, ये इसका सही मिलान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन 8 है, कौन सा मसाज दबाव की हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है। यानी कि मसाज दबाव के हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है। गूंथना, फिर क्या है, चिकोटना, थपथपाना, या फिर घर्षण। क्या है ना, मसाज थपथपाना कोई मसाज नहीं होती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स से संबंधित है कौन सा शब्द। ट्रैक एंड फील्ड के अंदर, यह आपको बताना, सर्व, बैटन, स्पाइक या फिर ट्रिबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किससे, एथलेटिक्स से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक तरफ दे रखा है टाइगर वुड्स, और एक तरफ दे रखा है यॉर्कर, बुल्ली और एंटीना। देखिए यॉर्कर आप सभी को पता है कि किस में यूज की जाती है। यॉर्कर एक बॉल होती हैं जो क्रिकेट में फेंकी जाती हैं। ये सीधी पैरों में फेंकी जाती हैं, सीधा टप्पा पैरों में ही पड़ता, तो उसे क्या कहते हैं, यॉर्कर गेंद कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट के अंदर क्या हो, सेकंड के अंदर 4 हो जाएगा। देखिए 4 किस में नहीं, देखिए सेकंड में 4 सिर्फ इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यही इसका सही आंसर होगा। देखिए फर्स्ट में क्या हो जाएगा 2। ये देख टाइगर वुड्स किस में, गोल्फ में फेंकी जाती हैं। और बुल्ली किस में फेंकी जाती हैं, थर्ड, यानी कि बुल्ली होती है हॉकी में। और एंटीना किस में हो जाएगा, वॉलीबॉल में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 10 के अंदर आपके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं बताना। देखिए धनराज पिल्ले, क्या धनराज पिल्ले का संबंध फुटबॉल से है, या फिर फीफा मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है, या फिर वॉलीबॉल विलियम जी मॉर्गन है, या फिर जेसी बोहरा टेबल टेनिस से संबंधित है। दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि धनराज पिल्ले एक बहुत ही बड़े हॉकी प्लेयर थे। धनराज पिल्ले कौन थे, एक हॉकी प्लेयर थे। तो इसका संबंध ये फुटबॉल से ना होकर किससे था, हॉकी से संबंधित थे ये धनराज पिल्ले। जब वो हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था कि बॉल उनके हॉकी स्टिक से चिपकी हुई रहती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कबड्डी के खिलाफ एक रेड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंक अर्जित कर सकते हैं। तो एक कबड्डी के अंदर एक रेड के अंदर जो रेडर होता है ना, वो कितने, यानी कि वो 8 अंक से ज़्यादा अर्जित नहीं कर सकता, यानी 8 अंक अर्जित कर सकता है एक रेड में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। रिले टीम में एंकर धावक होता है, प्रथम धावक, द्वितीय धावक, तृतीय धावक और चतुर्थ धावक। तो वो होता है दोस्तों क्या, रिले टीम में एंकर धावक कौन सा होता है, वो होता है चतुर्थ धावक होता है एंकर धावक। ये आपको
सही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर चतुर्थ धावक। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। डेकाथलन में शामिल होता है, क्या होता है? डेकाथलन में शामिल होता है। डेकाथलन में कौन कौन से शामिल होते हैं? 6 धावक और 4 मैदानी प्रतियोगिता, 4 धावक 6 मैदानी प्रतियोगिता, 3 धावन और 7 मैदानी प्रतियोगिता, और 7 धावन और 3 मैदानी प्रतियोगिता। तो 14 के अंदर क्या होता है कि ये डेकाथलन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 तो धावन पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब क्या है कि जूडो में शोरमेड का क्या अर्थ है? देखिए, जूडो में शोरमेड का क्या अर्थ है? ये जूडो एक खेल है जिसमें है ना ये शब्दावली शोरमेड, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। बाउट शुरू करने हेतु, बाउट रोकने हेतु, बाउट को पुनः प्रारंभ करने हेतु, या फिर पेनल्टी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाउट को रोकने हेतु, यानी कि शेरमेड का क्या अर्थ हो जाएगा? बाउट को रोकने हेतु, टू स्टॉप द बाउट। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। शब्द लव नीचे किस गेम में होता है? यानी कि आपको लव शब्द किस गेम में होता है ये आपको बताना है। देखिए, गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस या फिर शतरंज। तो ये लव शब्द है ना आपके किस में होता है? ये टेनिस में होता है। देखिए, जब टेनिस में क्या है कि शून्य स्कोर को क्या कहा जाता है? जब शून्य स्कोर होता है ना तो इसे क्या कहा जाता है? लव कहा जाता है। अब देखिए, ये लव नेम कैसे पड़ा वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब टेनिस बॉल में क्या होता है कि स्कोर बोर्ड है ना शून्य होता है ना, शून्य दिखाई देता है, तो उसे है ना फ्रेंच भाषा में तो क्या कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा में तो इसे क्या कहा जाता है? लफ कहा जाता है। अब देखिए, जब ये लफ है ना, ये कि कहाँ पर ये जो फेमस खेल है ये टेनिस का, ये कहाँ का है? फ्रांस का है। तो जब ये शून्य का स्कोर होता था ना तो वहाँ उसे बोलते थे लफ। जब ये गेम आगे चलकर अमेरिका में जाता है, अमेरिका, अमेरिका वाले क्या है कि अपने सहूलियत के हिसाब से इसे क्या कहने लग गए? लव कहने लग गए। तो यही होता है लव। ये जो टेनिस में होता है शून्य स्कोर, उसे हम लव के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, चाइना मैन किस खेल से संबंधित जुड़ा हुआ है? आपको चाइना मैन बताना है। देखिए, सेपक टोकरा, वुशु, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। अब देखिए चाइना मैन, ये चाइना मैन क्या है कि एक क्रिकेट से संबंधित ये है। तो चाइना मैन क्या है कि जो कुलदीप यादव है ना क्रिकेटर, वो इस प्रकार की गेंद फेंकता है तो उसे हम क्या, एक गेंद फेंक डालता है जिसे चाइना मैन नाम दिया गया है। तो ये किससे संबंधित हो गया? ये क्रिकेट से संबंधित हो गया। जो बैक के ऊपर यानी कि उल्टे हाथ, ऐसा हाथ को उल्टा करके वो गेंद फेंकते हैं, तो वो क्या है कि वो चाइना मैन की तरह लगती है, इसलिए वो क्या है कि इससे ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये देखिए, ये चाइना मैन किसने नाम दिया था? ये नाम दिया गया है वीरेंद्र सहवाग द्वारा, कुलदीप यादव को नाम दिया गया है चाइना मैन। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अब क्या है, अब देखिए कुछ शब्दावली है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टेबल टेनिस, देखिए दोस्तों टेबल टेनिस, देखिए टेबल टेनिस में कौन कौन से मतलब शब्द आते हैं वो देखिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, टेबल टेनिस में एक शब्द होता है स्ट्रोक, ये आपको याद रखना है। और एक याद रखना आपको ट्रॉपसिन, ट्रॉपस्पिन, एक होता है ट्विडल, और एक होता है आपके बैकहेड। ये सभी है ना टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली है दोस्तों। देखिए, जबकि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी है? देखिए, मिड विकेट, एलपीडब्ल्यू, वाइड बॉल, नो बॉल, यॉर्कर, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। और गोल्फ से संबंधित, देखिए गोल्फ से संबंधित शब्दावली भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ये कभी कभी बाहर आपको पूछ लिया जाता है। देखिए, फुट, टी पार, फुट, टी पार, और एक होता है आपके पास इसमें फोर, और एक होता है आपके पास लिंक्स, और एक होता है हेडिकैप। ये क्या होता है? हेडिकैप।
ये कुछ है ना खेल से संबंधित शब्दावलियाँ थी जो मैंने आपको बताई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई? यानी किस विश्वविद्यालय द्वारा, ये देखिए, खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई? जेएनयू विश्वविद्यालय, या फिर लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, या फिर KIIT विश्वविद्यालय, या फिर अमेठी विश्वविद्यालय। तो खेलो इंडिया प्रतियोगिता ये देखिए, ये शुरू की गई थी केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा KIIT विश्वविद्यालय में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। देखिए, हरमनप्रीत कौर एक तरफ दे रखा है, हरमनप्रीत कौर, फिर दीपा कर्माकर, दीपिका कुमारी, फिर साक्षी मलिक। देखिए, हरमनप्रीत कौर क्या है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है, ये कैप्टन है, तो इसका संबंध हो गया अपने क्रिकेट से। और साक्षी मलिक को कौन नहीं जानता, इसको पूरा देश जान रहा है। ये जंतर मंतर पर अभी भी धरना कर रही हैं, यानी कि ये है अपने कुश्ती से संबंधित हैं, जो अभी अपने जंतर मंतर दिल्ली पर चल रहा है धरना इन महिला खिलाड़ियों द्वारा। उसमें एक है साक्षी मलिक, तो इसका संबंध हो गया कुश्ती से, यानी कि फर्स्ट का सी, ये फर्स्ट का सी, यानी कि ये ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया, फर्स्ट का सी। और सेकंड में क्या है, फोर्थ का क्या है, बी। तो इसमें ये गया, तो इसका बी, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो देखिए क्या है 20 में, देखिए फिर देखिए इसमें क्या हो गएगा, दीपा कर्माकर। ये दीपा कर्माकर क्या है, ये जो है ना अपने जिम्नास्टिक्स खेल से संबंधित है, जबकि दीपिका कुमारी खेलती हैं अपने तीरंदाज है, ये बहुत अच्छी तीरंदाज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्ड हैट्रिक माई हॉकी डेज नामक पुस्तक लिखी? गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी। देखिए, सुरजीत सिंह, या फिर है प्रगट सिंह, या फिर बलबीर सिंह, या फिर ध्यान सिंह। देखिए, ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? बलबीर सिंह द्वारा ये किताब लिखी गई थी, गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बलबीर सिंह इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन क्या, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। देखिए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी, डूरंड कप फुटबॉल, उबर कप क्रिकेट, या फिर डेविस कप टेनिस। देखिए, जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी होती है ये हॉकी से संबंधित है, ये तो एकदम क्या है, सुमेलित है, जबकि आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। डूरंड कप ये होता है फुटबॉल का, ये भी सही है। उबर कप क्या है कि क्रिकेट से संबंधित ना होकर ये किससे संबंधित है? महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। किससे? महिला बैडमिंटन। जबकि डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये किससे संबंधित है भाई साहब? महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए राजस्थान करंट जीके से संबंधित ये क्वेश्चन है। राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। देखिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, या फिर खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, इसमें है ना, इस पुरस्कार को क्या कहते हैं? जो राजस्थान में कोच का सराहनीय कार्य करते हैं उसने देते हैं गुरु वरिष्ठ पुरस्कार। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या है, पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? 1948, 1960, 1976 और फिर 1964। तो कब स्टार्ट की गई थी? पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 1960 के अंदर दोस्तों।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। ओलंपिक झंडे के गोले में आपको दाएं से बाएं सही क्रम बताना है। देखिए जो ओलंपिक का फ्लैग होता है इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे कितने 5 छल्ले होते हैं ऐसे लगे हुए, ऐसे 5 छल्ले लगे हुए होते हैं। देखिए इसमें रंग कौन कौन सा होता है। देखिए सबसे पहला होता है इसमें ब्लू, और सेकंड नंबर पर होता है इसमें, ये सेकंड वाला होता है इसमें येलो, और ये थर्ड नंबर वाला होता है ना दोस्तों, ये होता है आपके पास ब्लैक कलर का। तीसरा नंबर कौन सा होता है, ब्लैक का, और ये चौथा नंबर वाला होता है, ये होता है आपके पास ग्रीन, और लास्ट पाँचवें नंबर पर होता है रेड कलर का। तो इसका ये सही क्रम किस में बताना, बाएं से दाएं, यानी कि इधर से चलना है ऐसे। तो सबसे पहले हो गया ब्लू, ठीक है, ब्लू सभी के अंदर है। फिर आता है येलो, यानी कि आता है पीला, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। पीला, सॉरी, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, यही इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्न में से किस पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड विजेता से संबंध एथलेटिक्स नहीं है, यानी कि अर्जुन अवार्ड किन किन को मिल रखा है और किसको नहीं मिला है उसको ये बताना है, यानी कि कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। देखिए देवेंद्र झाझड़िया, प्रमोद भगत, दीपा मलिक, सुमित अंतिश। तो देखिए देवेंद्र झाझड़िया को है ना अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, जबकि दीपा मलिक को भी मिल चुका है, और सुमित अंतिश को भी मिल चुका है। और किसको नहीं मिला है, प्रमोद भगत को अभी तक कोई अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। अब देखिए आपको उस फुटबॉलर का नाम बताना जिसने रणजी ट्रॉफी फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। देखिए पीके बनर्जी, नेविल डिसूजा, चुन्नी गोस्वामी, या फिर तुलसीदास बलाराम। तो ये जो फुटबॉलर था जिसने रणजी ट्रॉफी में बंगाल की तरफ से है ना क्रिकेट टीम में कप्तानी की थी, वो थे चुन्नू गोस्वामी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, चुन्नू गोस्वामी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए अब आता है बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या। देखिए जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत को तो कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। देखिए कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे, 15, 18, या फिर 22, या फिर 17। तो भारत को कुल कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे, 22 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए, जबकि कुल पदकों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 61 पदक मिले थे। और कितने खेलों में भाग लिया था, 16 विभिन्न खेलों में ये हमारे खिलाड़ी, लगभग 200 खिलाड़ी ने भाग लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिस्र में निम्नलिखित में से किसकी तैराकी का देवता कहा जाता है। मिस्र में यानी कि तैराकी का देवता किसे कहा जाता है, ओपोलो, ज्यूस, वेजेट, या फिर क्या है पोलियोथिलिक। देखिए तैराकी का देवता किसे कहा जाता है, अभी तक इस क्वेश्चन पर सस्पेंस बना हुआ है कि इसका देवता किसे कहा जाता है। तो इसका आप अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसको आप अभी के लिए इसे रोक सकते हैं, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए यही सवाल था, देखिए ज्यूस कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए ज्यूस यानी कि सर्वोच्च ईश्वर,
अपोलो प्रकाश और सत्य के देवता। अब देखिए ये क्वेश्चन इससे ही संबंधित है दोस्तों। देखिए पोसीडोन समुद्र का देवता, ओल्टियस द ओलंपिक क्रीड, यानी कि इसमें कौन सा आपको सुमेलित नहीं है। देखिए ज्यूस को है ना क्या कहते हैं, सर्वोच्च ईश्वर कहा जाता है, जबकि ओपोलो क्या है, ओपोलो प्रकाश और सत्य के देवता हैं दोस्तों, ये भी इसका एकदम करेक्ट है। जबकि पोसीडोन समुद्र का देवता कहलाता है, यह भी इसका सही है। ओल्टियस द ओलंपियन क्रीड ये नहीं कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। निम्नलिखित में से किसने स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। किसके अंदर, कहाँ पर, स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। देखिए फ्रेंच नचटेगल, फर हेनरिक लीग, फेडरिक लुडविग जॉन या फिर मार्टिन लूथर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर होगा आपके फर हेनरिक लीग, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की। तो ये क्वेश्चन है, देखिए विलियम ब्रदर्स ने, सिंह ब्रदर्स ने, भक्त ब्रदर्स ने या फिर वैद्य ब्रदर्स ने। देखिए तो किसने की थी, ये वैद्य ब्रदर्स द्वारा ये हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की शुरुआत इसके वैद्य ब्रदर्स द्वारा की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक कौन हैं। देखिए प्रोफेसर एम करण या फिर अजमेर सिंह या फिर है PM जोसेफ या फिर है JD सोंदी। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के प्राचार्य कौन है, PM जोसेफ, ये इनके प्राचार्य हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, YMCA मद्रास के संस्थापक कौन है। एंथनी एस्ले कपूर, HC बर्ग या फिर रॉबर्ट बेडेन पोवेल या फिर है आपके पास YC जेम्सियन। तो ये जो YMCA मद्रास के संस्थापक कौन है, तो ये है HC बर्ग इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं निम्नलिखित में से 35 नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा कर्मचारी के संबंध में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से हैं। अब ये आपको बताना है कि ये ग्वालियर से कौन कौन है। डॉक्टर PM जोसेफ, डॉक्टर नौरहन और फिर हैं प्रोफेसर अजमेर सिंह और प्रोफेसर JD सोदी और डॉक्टर ML कमलेश। तो देखिए जो ये राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ग्वालियर से हैं, तो वो हैं, एक तो ये है डॉक्टर PM जोसेफ और एक है आपके पास डॉक्टर अजमेर सिंह और एक है आपके पास डॉक्टर ML कमलेश। तो ये तीनों ग्वालियर शारीरिक शिक्षा से संबंधित हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ACE। ये तीनों किससे हैं, इस शारीरिक शिक्षा संस्थान से संबंधित हैं। अब आता है राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना की गई थी। देखिए राष्ट्रीय की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1965 के अंदर, जबकि इसकी ये ना कब की गई थी, 1965 के अंदर दोस्तों। अब देखिए जिम्नास्टिक की 4 श्रेणियों को वर्गीकृत किया था। जिम्नास्टिक की देखिए जिम्नास्टिक के अंदर ये 4 श्रेणियां हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 4 श्रेणियां है कौन कौन सी। देखिए एक होता है आपके पास कलात्मक जिम्नास्टिक, क्या है, कलात्मक जिम्नास्टिक। और दूसरा आपके पास होता है लेबद जिम्नास्टिक, क्या होता है,
लयबद्ध जिम्नास्टिक, और तीसरा होता है आपके पास ट्रैम्पोलाइन जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलाइन जिम्नास्टिक, और चौथा होता है एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक। क्या होता है? एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक। ये 4 प्रकार के जिम्नास्टिक, इसको वर्गीकृत किसने किया था? फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में पहला खेलकूद प्रशिक्षण शिविर कब से आरंभ किया गया? देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में पहला खेलकूद प्रशिक्षण कब आरंभ किया गया? 1985, 1995, 1959 या फिर 2018? तो 38 में हो जाएगा। ये स्टार्ट किया गया था सन 1959 के अंदर। अब देखिए, अब आते हैं आपके पास ये साइकोलॉजी से संबंधित है। देखिए, क्रेस्मर द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, क्रेस्मर व सेल्डन द्वारा शारीरिक शिक्षा से यानी कि शारीरिक ढांचा से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा, क्या है? शारीरिक ढांचा। अब देखिए, क्रेस्मर ने कौन कौन से प्रकार बताए थे। देखिए, पहला प्रकार बताया था लंबकाय। लंबकाय को इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनिक। क्या है? एस्थेनिक। और दूसरा दिया था इसने, क्या था? सुडोलकाय। इंग्लिश में इसका नाम है एथलेटिक। और तीसरा दिया था क्या? गोलाकाय। गोलाकाय को कहा था पिकनिक। जबकि चौथा प्रकार था मिश्रित काय। ये 4 प्रकार किसने बताए थे? क्रेस्मर ने कहे थे। इसको बोलते हैं डिस्प्लास्टिक। ये दिए गए थे क्रेस्मर के द्वारा। किससे संबंधित? शारीरिक ढांचा से संबंधित इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो इसका क्या है? किसके सिद्धांत पर आधारित था? तो ये शारीरिक ढांचे पर आधारित था। देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यानी कि यह बचपन से वयस्क अवस्था, यानी कि बचपन से वयस्क, ये बचपन हो गया, इधर वयस्क हो गया। अब जो इसके बीच वाली जो ये स्टेज होता है ना, तीव्र परिवर्तन की अवधि, देखिए वो कौन सी हो जाएगी? प्रसव पूर्व अवस्था, ये तो इससे पहले होती हैं। उत्तर बाल्य अवस्था, यानी कि ये बचपन के थोड़ी बाद होती है, उत्तर बाल्य अवस्था। देखिए, किशोरावस्था और शैशवावस्था। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है? तीव्र परिवर्तन। इस शब्द को आपको करना है, तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन किस अवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं? वो होती किशोर अवस्था। कौन सी होती है? किशोर अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था के अंदर आपको बहुत ही तेजी से शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस शब्द से आप पता लगा सकते थे कि इसका सही आंसर किशोर अवस्था ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द आपको ध्यान रखना है। स्थिति चिंता, क्षणिक भावनात्मक स्थिति। प्रवृत्ति चिंता, स्तर व्यक्तित्व प्रवृत्ति। दैहिक चिंता शारीरिक अनुभव से और शारीरिक लक्षण। तो देखिए, दैहिक चिंता में तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये दैहिक चिंता में आपको शारीरिक अनुभव और शारीरिक लक्षण ही आते हैं। देखिए, स्थिति चिंता, और यहाँ दे रखा संज्ञानात्मक चिंता। अब देखिए, आपको इसका पता लगाना है, इसका सही आंसर। देखिए, स्थिति चिंता में क्या स्थिति, आपकी जो करंट स्थिति क्या है, यानी कि क्षणिक भावनात्मक स्थिति। देखिए, ये इसका है ना, क्या है? सुमेलित है। देखिए, प्रवृत्ति चिंता, स्थिर व्यक्तित्व प्रवृत्ति। अब देखिए, ये संज्ञानात्मक चिंता क्या है? ये संज्ञानात्मक चिंता आपके मानसिक चिंता से संबंधित है। संज्ञानात्मक का मतलब भी क्या होता है? मानसिक पैकेट्स, जो बताया था जीन पियाजे ने। देखिए, संज्ञानात्मक चिंता है ना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की सक्रियता, इससे संबंधित नहीं होता है। जबकि यह संज्ञानात्मक चिंता किससे? मानसिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। मानसिक, ना कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से। तो इसका यह सुमेलित नहीं होगा। संज्ञानात्मक चिंता स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है, जबकि ये किससे है? मानसिक ज्ञान से संबंधित है दोस्तों। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है। व्यवहारिक चिंता यानी कि व्यवहारिक चिंता में नहीं है। देखिए, नाखून काटना एक आपकी व्यवहारिक चिंता हो सकती है। डर एक होता अंतर्मुखी, आंखों से आंखें मिला ना पाना। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम है। जबकि देखिए, अंतर्मुखी ये भी नहीं होगा, जबकि आपकी व्यवहारिक चिंता ये है ना, व्यवहारिक चिंता नहीं है। डर, आप किसी को देख के आपको डर लग सकता है, या आप डर आपका शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है ना, व्यवहारिक चिंता से संबंधित नहीं है, यानी तो डर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा गुण सुमेलित नहीं है। देखिए, आक्रामकता क्या है? वृत्ति सिद्धांत। समूह, आपसी मेलजोल की भावना। तनाव, प्रयास की दिशा। एकजुटता यानी कि टीम की एकजुटता। देखिए, ये तो सुमेलित हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। समूह क्या होता है कि एक 4-5 जनों का आपसी मेलजोल होता है, वही समूह कहलाता है। या आपसी मेलजोल की भावना, ये भी क्या है? सुमेलित है। आक्रामकता क्या है कि एक वृत्ति सिद्धांत है ये भी इसका सही है। जबकि तनाव के अंदर आदमी है ना, किसी प्रयास नहीं करता है। तनाव के अंदर आदमी है ना, क्या है, सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है उसकी, तो वो किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी कि प्रयास की दिशा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। तनाव में क्या है, क्या हुआ कि वो डिप्रेस में आ जाता है, जिससे उसकी सोचने समझने और आगे बढ़ने की क्रिया समाप्त सी हो जाती हैं। तो इसका ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। तो तनाव इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या हैं? यानी कि खेल के अंदर आपको कौन कौन सी भावना आपके पास होनी चाहिए। सॉरी, देखिए, खेल में आपको खेल की भावना से खेलना चाहिए। सबसे पहले तो यही है इसकी नैतिकता। देखिए, खेल के अंदर विश्वसनीय होनी चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए एक दूसरे खिलाड़ियों का, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और इसके अंदर निष्पक्षता भी होनी चाहिए। तो ये देखें, तो ये सारे इसके, तो ABCD इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे इसके बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब आता है आपके पास अब्राहम मैस्लो। देखिए, अब्राहम मैस्लो ने किसका सिद्धांत दिया था? अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर किसे रखा था? देखिए, अब्राहम मैस्लो ने है ना, कितनी आवश्यकताएं बताई थी? 5 आवश्यकता बताई थी। 5 आवश्यकताएं सबसे पहले बताई थी शारीरिक आवश्यकता। दूसरी बताई थी आपको सुरक्षा की आवश्यकता। और तीसरी भाई आत्मीयता या प्रेम की आवश्यकता। और चौथी बताई थी आपको, ये जब आत्मीयता मिल गई तो फिर होती है सम्मान की आवश्यकता। और 5वें नंबर थी आत्मबोध की। तो इसमें क्या है कि आवश्यकता, देखिए, सबसे ऊपर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, सबसे ऊपर कौन सी सबसे पहले बताई थी? शारीरिक, यानी कि ये सबसे पहली थी, सबसे नीचे, और सबसे ऊपर थी आत्मबोध की आवश्यकता। तो इसमें यही पूछा है कि सबसे ऊपर की आवश्यकता कौन सी थी? तो वो थी आत्मबोध। तो ऑप्शन दो इसका क्या हो जाएगा? ये आत्मबोध की आवश्यकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे ऊपर की आवश्यकता यही थी। देखिए, मनुष्य में वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त अधिकतम काल कहा जाता है? यानी कि सबसे अधिकतम परिवर्तन और अधिकतम काल, तो एक मनुष्य में वृद्धि और विकास किस काल के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यह आपको बतानी। देखिए, जन्म से पूर्व, शैशव काल, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। देखिए, वृद्धि और विकास की बात करें तो किशोरावस्था के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वृद्धि और विकास। लंबाई में वृद्धि हो, आपके शारीरिक विकास से संबंधित हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, ये सारे सभी विकास किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाते हैं, सभी पूर्ण हो जाते हैं आपके। तो इसका सही आंसर किशोरावस्था ही होगा दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं
या फिर आपके सही हो रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, साइकोलॉजी से संबंधित मास्लो की आवश्यकता के पराक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता, यानी कि सौंदर्य की आवश्यकता, यानी कि ये आपके शारीरिक से संबंधित हैं, यानी कि आप अच्छा दिखने की, यानी कि आपके पास अच्छा दिखने की आप जब सोचते हो तो वो कौन सी आवश्यकता होगी। देखिए सराहना हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, या फिर निपुणता होगी, या फिर ज्ञान होगा। तो देखिए सौंदर्य की आवश्यकता में आप इसे किसे लेंगे, सराहना को लेंगे, या फिर जिज्ञासा को, या फिर निपुणता को। तो देखिए सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है, तो वो होगी सराहना, ना कि जिज्ञासा होती है वो, ना ही निपुणता होती है, ना ही ज्ञान होता है। तो इसका सराहना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये उसकी शारीरिक बनावट क्या है, शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व। शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व ये किसको दर्शाता है दोस्तों। देखिए ये आत्मसम्मान हो सकता है क्या, आत्मसम्मान और शारीरिक बनावट से कोई संबंधित नहीं है। शरीर संयोजन, यानी कि शरीर संयोजन तो इसमें बनावट में आ जाएगा, पर उसका व्यक्तित्व किससे संबंधित है, व्यक्तित्व वो होगा आपकी शारीरिक छवि। ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ना कि शारीरिक संयोजन होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा शारीरिक छवि। यानी कि आपके शरीर से आपके व्यक्तित्व का बोध कराता है, वो होती है आपकी शारीरिक छवि दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालों और ट्रेड सिखाने में मदद करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि कौन सी शिक्षण पद्धति एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक और छात्र के साथ बातचीत करते हुए, क्या है, छात्र और शिक्षक बातचीत करते हुए, तो वो कौन सी तकनीक हो जाएगी। देखिए तैयारी होगी, या फिर तकनीक तैयारी होगी, या फिर व्यक्तिगत तैयारी, या फिर प्रस्तुत। जब ये है ना छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद होता है, बातचीत करते हैं धीरे धीरे, ट्रेड में मदद करता है, शिक्षक छात्र को बताते हैं, तो वो कहलाती है प्रस्तुति तकनीक, यानी अपना रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपको क्या है, पार्टिसिपेशन, प्रस्तुति तकनीक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है। देखिए दोस्तों आजकल बहुत से टूर्नामेंट होते हैं, उनके मतलब कौन कौन से, मतलब कौन सी टीम किससे भिड़ेगी, ये आपको बताना है कि वो कौन कौन सी विधि हो सकती हैं। देखिए वो कोई कोई टीम होती है जो साइक्लिक क्रम में, यानी कि मैच करवाए जा सकते हैं, वो सीढ़ी नुमा, यानी कि जो ये नीचे वाली टीम है ये इससे भिड़ेगी, ये सेकंड नंबर की नीचे वाली इस टीम से भिड़ेगी, इस तरह ये सीढ़ी नुमा टूर्नामेंट भी करवाए जा सकते हैं। और टेबुलर एक होता है पिरामिड। देखिए कौन सी विधि नहीं होती है, ये पिरामिड कोई विधि नहीं होती है, ये ऐसी कोई विधि नहीं होती है। ठीक है, कि भाई इस टीम, ये ऊपर वाली टीम है, इसको सबसे नीचे वाले इन सभी टीमों से इनका मैच करवा दिया जाए, ये नहीं होता है। तो पिरामिड टूर्नामेंट की कोई लीग नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को सीखने की प्रक्रिया में शामिल जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह हावी हो, यानी कि उसमें शिक्षक पूरी तरह, यानी कि वो मतलब छात्र सहायक विधि नहीं होकर क्या होती है कि जो अध्यापक होता है उसका प्रभुत्व होता है। देखिए वो कौन सी विधि है, प्रदर्शन विधि, या फिर कमांड विधि, कार्य विधि, या पारस्परिक विधि। तो वो विधि हो जाएगी कमांड विधि। कमांड विधि में क्या होता है कि शिक्षक एक बार अपना आदेश जारी कर देता है, जिसमें छात्रों को मानना ही पड़ता है, ये वह होती है आपकी कमांड विधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है, यानी कि कौशल पाठ योजना का आपको सही क्रम बताना है। तो देखिए वो सही क्रम कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे पहला होगा असेंबली, मुख्य भाग, परिचय, या फिर मनोरंजन खेल। देखिए असेंबली, फिर होता है उसका परिचय, फिर मुख्य भाग, फिर लीड अप गेम्स। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, इसका ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन एवं यांत्रिकी को मजबूत बल प्रदान करता है।
क्या इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से, यानी कि अभ्यास कार्य, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन तकनीक को मजबूत करने पर बल देता है। वार्मिंग अप, सभा, लीडर अप गतिविधि, कक्षा का विसर्जन, तो वो होगी लीड अप गतिविधि इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है? लोग रजिस्टर, निरीक्षक रजिस्टर, या फिर आदेश रजिस्टर, या फिर परीक्षा रजिस्टर? तो वो होता है आपके पास, देखिए निरीक्षक किस में सुझाव रिपोर्ट, वो होता है निरीक्षण रजिस्टर के अंदर ये सारे कार्य देखता है। अब देखिए डबल लीग मैचों में कुल संख्या ज्ञात करनी, यानी कि ये एक प्रकार की लीग है, उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला n(n-1) क्या है दोस्तों? n(n-1), ये इसका फॉर्मूला है। देखिए अगर मैचों की संख्या, यानी कि लीग में मैचों की कुल संख्या, यानी कि टीम आपके पास 10 हैं, और अब इसको इस लीग यानी कि इसके हिसाब से आपको मैच करवाने, तो कितने, यानी टीमों की संख्या 10 हो गई, तो कुल कितने मैच हो गए? 10 n(n-1), 10 - 1, यानी कि ये हो गए 9, यानी कि कुल कितने मैच खेले जाएंगे डबल लीग के हिसाब से? 90 मैच खेले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी जन प्रक्रिया के उपयोग में की जाने वाली प्रविधि नहीं है? देखिए रेडियो और टेलीविज़न, समाचार पत्र, धरना, या फिर जमघट। तो देखिए 56 के अंदर क्या हो जाएगा? धरना कोई भी प्रविधि नहीं है। इसको बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है, तो बाई की संख्या कितनी होगी? यानी कि बाई की संख्या कितनी होगी? जब नॉकआउट में कितने टीमों ने प्रवेश किया? 19 टीमों ने प्रवेश किया। तो देखिए, तो बाई की कितनी संख्या हो जाएगी? आपको याद रखना है 13। अब देखिए सारणीबद्ध पद्धति का संबंध है नॉकआउट प्रतियोगिता से, लीग प्रतियोगिता से, चैलेंज प्रतियोगिता से, या फिर कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता से? तो इसका संबंध होता है लीग प्रतियोगिता से सारणीबद्ध, यानी कि आपको एक सारणी ये बता दिया कि इसका मैच इससे होगा, इसका मैच इससे होगा, तो वो होती है लीग प्रतियोगिता से संबंधित। अब देखिए सेंसरी मेथड क्या है? सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट की विकसित करने में किया जाता है? किसका? सेंसरी मेथड का। देखिए संतुलन में, तालमेल में, प्रतिक्रिया पे, या फिर लचीलेपन में? तो इसका प्रयोग किया जाता है तालमेल के अंदर। तो तालमेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब क्या है? ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन। क्या है? ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन किसे कहा जाता है? देखिए डायमेटिक मांसपेशी संकुचन, या फिर स्टैटिक्स मांसपेशी संकुचन, आइसोमेट्रिक मांसपेशी संकुचन, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ये होती है ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन, होती है डायनेमिक मांसपेशी संकुचन। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिजिकल एजुकेशन से संबंधित ये सारे क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी को स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी क्षमता कहलाती है? देखिए संतुलन क्षमता, या फिर प्रतिक्रिया क्षमता, अभिविन्यास क्षमता, विभेदन क्षमता। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए स्थिर और गतिशील कोई हम संतुलन की, यानी कि बैलेंस की स्थिति होती है ये। तो 61 के अंदर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए पार्ट 1 में हम इसका क्वेश्चन 65 तक अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे, और 65 हम पार्ट 2 में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए मैक्रो सीरियल, यानी कि कुल कितने 130 क्वेश्चन है इसके अंदर। 65 आज देख लेंगे, 65 कल देख लेंगे। मैक्रो सीरियल, देखिए मैक्रो सीरियल क्या है? देखिए मैक्रो सीरियल प्रशिक्षण का एक छोटा अवधि चक्र, प्रशिक्षण का मध्यम अवधि चक्र। तो ये मैक्रो सीरियल, मैक्रो का मतलब भी क्या है? एक छोटा अवधि चक्र होता है। तो ये इसका एक छोटा अवधि चक्र इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्रो को बोलते ही छोटे ही हैं। शरीर की गति में का तेजी से संभव प्रदर्शन है शुरुआती गति, अधिकतम गति, त्वरण गति, या फिर चाल गति।
तो 63 के अंदर हो जाएगा शुरुआती गति क्या होती है, तेज़ी की गति होती है। जब कोई भी खिलाड़ी खेलता है शुरुआत में आता है तो खेलने में उसकी बहुत ही तेज़ गति की, हॉकी का प्लेयर है जब वो उतरते हैं तो बहुत तेज़ी से खेलता है, पहले आती हैं। नीचे दिए गए कथन में कौन सा अभिकथन ए और दूसरे का कारण लेबल किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए अभिकथन क्या है, प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य सिर्फ स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना। एक बार सिर्फ स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है। देखिए शीर्ष, देखिए कोई भी टीम ये सच है लेकिन आर झूठ है। देखिए अगर आईपीएल की बात कर लेते हैं हम, देखिए आईपीएल में अगर कोई भी जैसे कि टीम है नंबर 1 पर आ गई तो वो अधिकतम समय पर बनी रह सकती है, ये कोई गारंटी नहीं है। वो कभी भी कोई दूसरी टीम मैच जीत के आगे भी निकल सकती हैं। तो आर इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आर झूठ है। जबकि ए क्या सच है, प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना। जब कोई भी टीम उतरती है तो उसका गोल क्या होता है कि हम शीर्ष पर बने रहें और उसे बनाए रखें। तो ए सही है, आर झूठ है। देखिए आज का ये क्वेश्चन नंबर 65 और आज का अंतिम क्वेश्चन, अगला पार्ट हम सेकंड नंबर में देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए आइसोटोनिक विधि और दूसरा सेट्स आइसोमेट्रिक और तीसरा है आइसोमेट्रिक विधि, चौथा है अधिकतम गति। और इधर ये दे रखे हैं नंबर, आपको इसको मिलान करना है। देखिए आइसोटोनिक विधि होती है, क्वेश्चन नंबर कितना है 65 के अंदर होगा आपके पास। देखिए जो ये आइसोटोनिक विधि होती है ये होता है संकुचन पेशी संकुच, गतिशील मांसपेशी संकुचन, ठीक है। और सेट्स होते हैं दोहरा एवं निर्दिष्ट संख्या। और ये आइसोमेट्रिक विधि होती है गतिहीन मांसपेशी। और ये अधिकतम शक्ति होती है डायनैमोमीटर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 3 2 3 1 4, ये हो गए ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ये थे आज के साथियों कितने 65 क्वेश्चन। अगर साथी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इतने गलत हो रहे हैं, ताकि हम इसका सटीक कट ऑफ के बारे में भी इसका अनुमान लगा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 65 क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।